हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आपके लिए एनसीईआरटी की सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम सभी 6 से 12 तक क्लासेस की एनसीईआरटी की सारे सब्जेक्ट की हम आपको कवर कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा और आपको सभी सीरीज़ कंटिन्यू हम कवर कराएंगे। ये सीरीज़ आपको शाम को 8 बजे डेली मिलेगी। फ्रेंड्स, ऐसा होता है अक्सर हम लोग एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है बुक लेकर बैठो फिर पढ़ो, नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आपको हमारी वॉइस अच्छी लगे, अगर ना चुभे आपको, तो आप ईयरफोन लगा के आराम से लेट कर सुन सकते हैं। इससे होगा ये कि आपकी बुक भी पढ़ जाएंगे, आप लोग लेट कर भी सुन सकते हैं। वैसे आप पढ़ नहीं सकते खुद से, तो आपकी एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। ठीक है, आज हमारा क्लास 6 की हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री की बुक। ठीक है, और इसका नाम क्या है, हमारे अतीत है। ठीक है, और हमारा टॉपिक कौन सा है, तो फर्स्ट लेसन जो है वह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय जो है हमारा 1 है और प्रारंभिक कथन है इसमें क्या, और अध्याय 1 में क्या कहा गया, क्या, कब, कहाँ और कैसे। अगर मतलब पुस्तक का नाम क्या है, हमारे अतीत है, तो अगर हमें अतीत के बारे में जानना है तो हमारे मन में यही क्वेश्चन उठता है कि क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था। तो ये सारे बहुत से क्वेश्चन उठते हैं हमारे मन में। तो वही ये जो है ये लेसन का नाम है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। फ्रेंड्स देखिएगा, आप इमेज में देख रहे हैं, ये है रसीदा। ठीक है, ये है हमारी रसीदा जी। ये जो थी ये अखबार पढ़ रही थी। ठीक है, अचानक इनकी निगाह जो है एक सुर्खी पर पड़ती है। सुर्खी बोले तो फ्रेंड्स मतलब जो अखबार में खबरें होती है, हेडिंग्स पर इनकी नज़र पड़ी। उसमें क्या लिखा था, उसमें लिखा था 100 साल पहले। ठीक है, जैसे ही इन्होंने ये बात पढ़ी कि 100 साल पहले, वह सोचने लगी कि ये कैसे जान सकता है कोई कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी कि जैसे ही इन्होंने ये खबर पढ़ी कि 100 साल पहले, तो इनके मन में ये क्वेश्चन उठा कि आखिर कैसे 100 साल पहले की बात इंसान कोई कैसे जान सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये इनके मन में क्वेश्चन उठा। तो उसी टॉपिक पे है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे हम अपने अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आगे देखिएगा कि कैसे पता लगाएं। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, तो ये जानने के लिए कि क्या हुआ था 100 साल पहले, तो ये जानने के लिए कल क्या हुआ था, तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न भी देख सकते हो और फिर अखबार भी पढ़ सकते हो। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग रेडियो सुनते हैं, समाचार सुनते हैं कि देश में क्या हो रहा है। ये आगे हिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं बुक्स के माध्यम से, तो पता चलता है कि हमारे अतीत कैसे थे, कब क्या हुआ था। ठीक है, और साथ ही ये जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो। जैसे फ्रेंड्स कोई भी अगर एज में आपसे व्यक्ति बड़ा है तो उससे आप नॉलेज ले सकते हो। उसके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आपके साथ शेयर करेगा, तो आपको नॉलेज होती है। आपने अक्सर देखा होगा जो फैमिली में दादा दादी, नाना नानी वगैरह होते हैं, तो वो अपने ज़माने जनरेशन की बात करते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ उनकी जनरेशन में ऐसा हुआ करता था। तो वही है कि मतलब किसी व्यक्ति से भी आप जान सकते हो, स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता। अब जैसे दादा दादी जो है या नाना नानी है, वो अपनी पीढ़ी तक का ही तो बता सकते हैं, लेकिन आपको 100 साल या 200 साल पहले का जानना है, या ईसा पूर्व जानना है, 500 ईसा पूर्व या कुछ भी, तो उसके लिए आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वही है एनसीईआरटी के माध्यम से ये बुक्स जो है वो हमें बताती है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, कौन कैसे किस चीज़ की कब खोज की गई थी, यही सब है। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक क्या आएगा कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ठीक है, तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, देखिएगा। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, और हम आखेटकों को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हम लोग बोलते हैं शिकारी। ठीक है, शिकारी को एनसीईआरटी की लैंग्वेज में आखेटक कहा गया है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको जो थ्योरी है, अगर फ्रेंड्स किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। स्पेशली अगर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तब तो एनसीईआरटी आपके लिए रामबाण साबित होगी।
ठीक है। तो याद रखिएगा आखेटकों को शिकारी कहा जाता था। पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और यही नहीं, हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे और कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। ये सब जो है हम अतीत के बारे में जानकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, लोग रहते कहाँ थे? तो लोग, यहाँ पे एक मानचित्र दिखाया गया है जिसको हम आपको अभी दिखाएंगे स्क्रीन पर, और उस मानचित्र में आपको देखकर नर्मदा नदी का जो है वह पता लगाना है। अब ये फैक्ट इम्पॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा कि कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे। कितने? तो कई लाख वर्षों पहले रहा करते थे। और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। ठीक है, ये संग्राहक वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, ये जो है नर्मदा नदी पर रहते थे और कई लाख वर्ष पहले रहते थे। ठीक है, और कुशल संग्राहक थे यहाँ पर रहने वाले लोग, और जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। और वे जानवरों का आखेट, हमने बताया था आखेट जो है शिकार से संबंधित है, ठीक, किया करते थे। तो इतना फैक्ट्स क्लियर है। अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, अब फिर से आपको मानचित्र में ही पता लगाना है कि उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का। ठीक है, अभी हम आपको मानचित्र दिखाएंगे तब आप पता लगाएंगे। अब फ्रेंड्स, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? तो 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों का उपजना आरंभ किया था। अब यहाँ पर आपको पॉइंट नोट करना है कि 8000 वर्ष पहले, और जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर सबसे पहले गेहूं और जौ जो है वह उपजाया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है गेहूं तथा जौ सबसे पहले कहाँ उपजाया गया था, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। और फ्रेंड्स, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। किसे किसे? तो भेड़ थी, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को। यहाँ पे कुत्ता का नाम नहीं आया है, तो आप लोग याद रखिएगा जो भी दिए गए थ्योरी आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। और फ्रेंड्स, ये लोग जो थे गांव में रहते थे, उत्तर पूर्व में गारो और तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का अब आपको पता लगाना है, जो कि आपको मानचित्र दिखाएंगे उसमें। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वे विंध्य के उत्तर में स्थित हैं। और याद रखिएगा, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलें उपजी थी। अब आप लोग देखिएगा मानचित्र, आप लोगों को दिखाते हैं, जूम आउट कर देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले आप लोग देखिएगा सिंधु नदी, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी। ये सब किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो सिंधु नदी की। ठीक है, सहायक नदियाँ क्या होता है अभी आगे हम आपको बताएंगे। सहायक नदियाँ वे होती हैं जो किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी नदियाँ। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, गोदावरी नदी दी गई है। ठीक है, दक्कन का पठार है। मानचित्र में देखिएगा आप लोग सब कुछ ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मानचित्र। ठीक है, और ये उपमहाद्वीप का प्राकृतिक मानचित्र है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स, देखिएगा गारो पहाड़ियाँ दी गई हैं। कहाँ पे? तो यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे महानदी है। ठीक है, यहाँ पे गारो पहाड़ियाँ दी गई हैं और ये बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है फ्रेंड्स, और ये जो है ये नर्मदा नदी है। अब आपको नर्मदा नदी का पता लगाना था, तो नर्मदा नदी कहाँ पर है? तो यहाँ पर है। सतपुड़ा और ताप्ती नदी यहाँ पर है। ठीक है, ये सब मानचित्र में आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे है कावेरी नदी, और ये फ्रेंड्स है पूर्वी घाट और ये है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी। और यहाँ पे लक्षद्वीप, ये है अरब सागर। अब आप लोगों को दिखाते हैं आगे। ठीक है, हिंद महासागर जो है वो सबसे नीचे है। अब देखिएगा मानचित्र पर जो सिंधु है तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने की बात कही, तो हमने आपको बताई जो भी सिंधु की सहायक नदियाँ थी वो सभी हमने आपको दिखाई। अब आगे पढ़िएगा फ्रेंड्स, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। ये बात हमने आपको पहले ही बता दी। और फ्रेंड्स, लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले थे। ठीक है, गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग
2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, गंगा के किनारे 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ, लेकिन जो सिंधु नदी है इसमें 4700 वर्ष पूर्व जो है वह नगरों का विकास हुआ था। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब आगे देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। हमने आपको बताई गंगा तथा सोन नदी। ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, किस नाम से, मगध, इसे वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बिहार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जाना जाता था और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो है वह प्राचीन काल में माना जाता था, क्या, मगध। ठीक है, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, लोग जो थे वह लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है लोगों ने। ठीक है, कभी वे हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी वे यात्रा जरूर करते थे और उनके लिए असंभव नहीं थी, मतलब कठिनाइयाँ होती थी लेकिन उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग जैसे काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। ठीक है, कभी उन्हें रोजगार चाहिए तो कभी कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए। ठीक है, और कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। ठीक है, युद्ध करने के लिए, कि मतलब दूसरे देश पे विजय पानी है या दूसरे राज्य पे विजय पाने के लिए। और इसके अतिरिक्त जो व्यापारी थे ये कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं भी ले जाया करते थे। कौन, तो बहुत सारे काफिले एक साथ जाया करते थे और अपने साथ बहुत सारा सामान और मूल्यवान वस्तुएं भी ले जाया करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ठीक है, और ये सब जहाज़ों में अपने साथ ले जाते थे। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, किस जलयान के माध्यम से सबसे ज़्यादा सामान ढोया जाता था। और धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों का जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, और आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, क्या कारण है, तो आज जो लोग यात्राएं करते हैं, एक बार फिर से मानचित्र फर्स्ट को देखो और पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वैसा कर सके, वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक है, लोगों के आगे देखिएगा, लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन नए तरीके से बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। ठीक है, लोग जो है नए तरीकों से विचारों को अपनाने लगे थे। कई सौ वर्षों से लोग यह पत्थर को तराशने लगे, संगीत रचने लगे, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में भी एक दूसरे के विचारों को लोग जो थे वह अपनाने लगे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम आपको देखो बताते हैं, जो अभी आपने मानचित्र देखा उसमें क्या है, तो मानचित्र के बारे में देखिएगा। यहाँ पे जो भी मानचित्र देखा था इसमें दक्षिण एशिया, जिसे आधुनिक भारत कहा जाता है, पाकिस्तान, बंगाल, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि जो है ये पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ठीक है, एशिया के पड़ोसी देशों को दर्शाता है। और फ्रेंड्स, दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्री पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रिय उपमहाद्वीप कहा जाता है। किसे, तो एशिया को। ये डिटेल एशिया के बारे में थी, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे हम लोग कहाँ पर थे फ्रेंड्स, यहाँ पे थे कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। अब आपको यहाँ पे देखना है देश के नाम। ठीक है, देखिएगा टॉपिक क्या है, देश के नाम है टॉपिक हमारा। ठीक है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं या फिर भारत कहते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, किससे निकला है, तो इंडस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में इसे सिंधु कहा जाता है। ठीक है, अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाना है आप सभी को। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को
इंडिया कहा था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था और इस समूह का उल्लेख जो है इस संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति है जिसका नाम है ऋग्वेद में मिलती है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा जो ऋग्वेद है ये 3500 वर्ष पुरानी कृति है। कई बार जो अजर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछे आते हैं तो उसमें जैसे अजर्शन देना है उनको तो वो दे देते हैं कि जो ऋग्वेद है वह 2500 वर्ष पुरानी कृति है। अब आपको बताना है कि अजर्शन सही है और दूसरा दे देते हैं कि रीज़न, अजर्शन ये दे दिया और रीज़न दे दिया कि जो ऋग्वेद है ये 3500 वर्ष पुरानी कृति है। तो आप क्या मानेंगे, दोनों सही है या एक सही है क्या? इस तरह से तो आपको याद रखना है कि 3500 वर्ष पुरानी है। टॉपिक ज़रूर आपको सारे याद रखने हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स बाद में इसका प्रयोग जो है देश में होने लगा था, ठीक है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि अतीत के बारे में कैसे जानें, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि अतीत के बारे में हम लोग जानेंगे कैसे। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं, ठीक है। अब आप समझ गए पांडुलिपि क्या होता है। जो पुस्तकें हाथ से लिखी जाती हैं उन्हें पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लेटिन शब्द मैनू जिसका अर्थ क्या है, हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले बुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब फ्रेंड्स जो पांडुलिपियां थी ये किसकी छाल पे, तो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से लिखी जाती थी। ये बात भी याद रखिएगा। और पांडुलिपियां किसे कहते थे, तो हाथ से लिखी जाती थी उन्हें पांडुलिपियां कहते थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब यहाँ पे की पॉइंट देखिएगा आप लोग, ठीक है, कि ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ दिखाया गया है। ये पांडुलिपियां जो है लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक बांध दिया जाता था और भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। अब पांडुलिपियाँ कैसी होती थी हम आपको दिखाते हैं, देखिएगा ये इमेज देखिएगा आप लोग, ये है पांडुलिपि। ऐसे होती थी पांडुलिपियाँ, इन पर लिखा जाता था, ठीक है। ये बुर्ज पेड़ जो होता था उसकी छाल होती थी, उसी पर ऐसे करके लिखा जाता था। आप लोग इमेज में देख सकते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे क्या है हमारा, कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रिया ये पांडुलिपियां जो है मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि पांडुलिपियां प्राप्त कहाँ होती हैं, तो बिहार में प्राप्त होती हैं ज़्यादातर और मंदिरों में, ठीक है। और इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। और इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए हैं मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, ठीक है, और जो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे वह वैज्ञानिक लोग करते थे, ठीक है, ये विद्वान लोग। और फ्रेंड्स हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख जो हैं वह मिलते हैं, यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिएगा आप लोग, ये पत्थर पे अभिलेख लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इमेज दी गई है, देखिएगा ये इमेज है, ये पत्थर पे लिखवाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रयास शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा भी रखा करते थे। जो विजय प्राप्त करते थे लड़ाइयों में राजा, तो वह उसका भी लेखा जोखा रखा करते थे। जो भी शासक हुआ करते थे तो वो उसका भी लेखा जोखा रखा करते थे। अब यहाँ पे देखिएगा इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको दिखाते हैं कि लगभग 2250 वर्ष पुराना ये अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान में कंधार से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, तो कंधार से हुआ। ये अभिलेख जो है अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था और इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। और फ्रेंड्स ये जो एनसीईआरटी है, यहाँ पे पता है जेंडर वाइज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे गर्ल्स को, मतलब जो पढ़ने वाला है उसे गर्ल्स मान के ही पुस्तकों की रचना की गई है, ठीक है। यहाँ पे आपको वॉइस कैरेक्टर
करेक्टर में नहीं पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पे गर्ल्स करेक्टर में ही मिलेगा। ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स हो रहे हैं उन्हें ख़त्म करने का ही प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो साथ में आप पढ़ोगी, जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिपि क्या होती है? जब हम कुछ लिखते हैं तो हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, और लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। और फ्रेंड्स, जब हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, ठीक है, बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं, तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं, और जब हम कुछ बोलते हैं तो भाषा का प्रयोग करते हैं। और ये अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अराइमिक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिएगा आगे क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे जूम आउट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? ठीक है, तो आगे देखिएगा, इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती है। अब आप खुद से सोचिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये बताइए कि कठोर सतह पर जब शासक जो थे वह लेख लिखवाते थे तो उन्हें क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, इससे आपकी नॉलेज भी गेन होगी। ठीक है, और फ्रेंड्स, ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। क्या कहलाता था? पुरातत्वविद किसे कहते थे? तो जो मतलब ऐसी वस्तुओं का जो अध्ययन करते थे उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता था। जैसे जो ये लेखा जोखा है, इनका जो अध्ययन करते थे उन्हें पुरातत्वविद कहा जाता था। और फ्रेंड्स, पुरातत्वविद जो है पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, और वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट होने वाले होते हैं। अब आप इमेज में देख सकते हैं, ये है, देखो ये बने कुछ, ये देखो ये बना है, ये पत्थर के कठोर होते थे। ठीक है, ये बने हुए होते थे। नेक्स्ट देखिएगा, आगे पॉइंट है हमारा कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। अब पूछेगा कि पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे, तो आइए देखते हैं कि उन्हें मिलते थे अवशेष या नहीं मिलते थे। तो फ्रेंड्स, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। और अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिएगा आप लोग फ्रेंड्स, अब बात है कि अतीत एक या अनेक। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अतीत एक है या फिर अनेक है। तो आइए देखिएगा, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। आपने देखा होगा हमारी पुस्तक का नाम क्या है? हमारे अतीत। ठीक है, तो यहाँ पे जो अतीत शब्द है ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि अतीत कोई एक नहीं था, बहुत सारे अतीत थे। ठीक है, ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए कहा गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग जो थे वह अलग अलग क्या करते थे? व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन जो है मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, इसीलिए ये जो है बहुवचन में प्रयोग किया गया कि हमारे अतीत। और इसके अतिरिक्त अन्य तरह का भी भेद था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। और जबकि मछुआरे, संग्राहक, शिकारी
कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। फ्रेंड्स, ऐसे एजर्शन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं। अब पूछा जाएगा, एजर्शन में दे दिया जाएगा आपको कि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय कार्यों का लेखा जोखा रखते थे, और यहाँ पे दे दिया जाएगा कि शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। तो एजर्शन रीजन दोनों गलत होंगे, और आपको लगेगा कि हमने कहीं तो पढ़ा है कि एक ऐसा करते थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना था कि कौन लेखा जोखा रखता था और कौन नहीं रखता था। तो थ्योरी जब भी पढ़िएगा एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप सीटेट या एसटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, DSSB या फिर BPSC, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए NCERT तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और फ्रेंड्स, NCERT अगर आप क्वेश्चन वाइज पढ़ते हैं कि हाँ किसी ने कोई वीडियो बना दी, आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल हर कोई अपने पेड कोर्स में ही थ्योरी करवाता है, बाकी आपको कहीं भी थ्योरी डिटेल में नहीं मिलेगी। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो डेफिनेटली आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, और पूरी NCERT आपको पढ़ाएंगे ऐसे ही, ठीक है। तो देखिएगा, और फ्रेंड्स पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में भी मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष रह गया है। अभी पूरी तरह से हम लोग जो है वह अतीत के बारे में अपनी नहीं जान पाए, लेकिन हाँ कुछ बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जानकारी मिली है। लेकिन पुरातत्वविद जो है वह निरंतर कुछ ना कुछ खोजते ही रहते हैं, तो हमें और भी अन्य तरह की लगातार जो जानकारियाँ हैं वह मिलती ही जा रही है। अब फ्रेंड्स, तिथियों का मतलब क्या था? तो अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, की माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। अक्सर बताते ही हम लोग कि 2024 चल रहा है या फिर 23 चल रहा है, या आज इतनी तारीख है, 1 तारीख है, या अप्रैल है, ठीक है, यही सब हम बोलते हैं, ठीक है। तो वर्ष की ये जो गणना है ये ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, और अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है, ठीक है। 2000 वर्ष का तात्पर्य क्या है? 2000 वर्ष के बाद, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उनके 2000 वर्ष के बाद। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं, और इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख जो है वह करेंगे, ठीक है। आपने पढ़ लिया। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे हम आपको तिथियों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, आप लोगों को क्लियर दिखेगा। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा कट हो गया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इतिहास और तिथियों के बारे में बताएं। अंग्रेजी में BC का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और हिंदी में हम लोग क्या लिखते हैं? ई और पूर्व लिख देते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। हिंदी में हम लोग क्या लिख देते हैं? ईसा पूर्व, ठीक है। और वैसे इंग्लिश में BC लिखते हैं, आपने देखा होगा अक्सर हम लोग क्या लिखते हैं? BC लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ईसा पूर्व वैसे हिंदी में ऐसे करके ईसा पूर्व लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और इंग्लिश में मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ईसा पूर्व होता है, ध्यान रखिएगा। और कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD हिंदी में या फिर ई लिखा हुआ देखोगी, ऐसे करके ई लिख देते हैं हम लोग, कोई भी सन डालते हैं तो ई लिख देते हैं उसका, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, यहाँ एनी डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से वर्ष से है, ठीक है, जन्म के वर्ष से है। और कभी कभी AD की जगह CE, ठीक है, BC की जगह BCE का प्रयोग होता है, ठीक है। अक्षरों का प्रयोग, CE अक्षरों का प्रयोग जो है कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। और हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कितने वर्ष? तो 200 वर्ष पूर्व। और कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले, ठीक है। अब फ्रेंड्स, प्रश्न 3 पर 2 तिथियां हैं, उनका पता लगाना है आपको कि इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगी, ठीक है। ये जो है 6th क्लास के बच्चों के लिए क्वेश्चन दिया गया था। आपको जो तिथियां दी गई थी अभी हमने बताया था, ईसा पूर्व इसमें हमने आपको पढ़ाई है, उसी में से आपको पता लगाना है कि कौन सी तिथि ईसा पूर्व है, कौन सी तिथि ईसवी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर स्पेशली आपको हमारी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। ऐसे ही हम डेली आपको शाम के 8 बजे वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।